हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में स्वागत है। हम लोग लास्ट प्रश्न कल देखे थे कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को ख़त्म कर देता है। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन ए अंतःद्रव्य जालिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गल्जी कॉई बॉडी, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग इसका बहुत जन आंसर दिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतःद्रव्य जालिका। और अंतःद्रव्य जालिका को इंग्लिश में प्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी उत्तक चपटी कोशिकाएं होती है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी घनाभाकार उपकला, ऑप्शन सी सल की उपकला, ऑप्शन डी मास्टर कोशिकाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल की उपकला। सल की उपकला जो होती है, सल की उपकला उत्तक एक चपटी कोशिकाओं के पालो स्तर से बनता है जिनके किनारे अनियमित होते हैं। यह उत्तक वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये छांटना है। ऑप्शन ए किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ऑप्शन सी श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। यह कथन गलत है और यह क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, बल्कि पायरूवेट का विघटन होता है। किसका होता है? पायरूवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये नहीं होता है। किसका विघटन होता है? पायरूवेट का विघटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर फटाफट बताइए आप लोग। ऑप्शन ई औषधियों और विषों को निराविषीकरण, ऑप्शन बी लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन डी जटिल शर्करा का संश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए औषधियों और विषों का निराविषीकरण। ऑप्शन ए औषधियों और विषों का निराविषीकरण। तो कशेरुकी प्रणाली जीवों के यकृत कोशिकाओं में एसीआर का पूरा फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावी होता है। यह एक चिकनी झिल्लानुमी परत पाई जाती है। इसमें क्या होता है? चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य है औषधियों और विषों का निराविषीकरण या निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्गी कोई, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हरित लवक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन ए राइबोसोम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रोटीन की कारखाने। अब हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह क्या होता है कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन है कि कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसका आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सोच लेते हैं कि यही होगा माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन प्रोटीन के कारखाने के रूप में राइबोसोम को जाना जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए आगे का क्वेश्चन वही है कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ई माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन ई माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है उसके लिए थोड़ा सा लाइन कि सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर पावर हाउस कहते हैं। अब कोशिका का खोज 1857 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1857 ईस्वी में अल्बर्ट ऑन कॉलिकर ने की थी। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया और जीवित कोशिका की खोज किसने और कब किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिकाओं को निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्गी कोई, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन डी। लाइसोसोम यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है। लाइसोसोम यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्थात लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है? तो दो जगह नहीं पाया जाता है, एक आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में, और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, अन्य सभी जगह पाया जाता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है। ठीक है, तथा चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण होती है, मतलब चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण गोल्गी कॉई द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं। क्या होता है? फट जाता है और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? वही क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडन और स्वान द्वारा
दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर फटाफट बताइए कि श्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत। इससे पता चल गया कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो श्लाइडेन और स्वान ने दिया। अब निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है, अर्थात कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए कवकों पर, ऑप्शन बी जंतुओं पर, ऑप्शन सी विषाणुओं पर, ऑप्शन डी शैवालों पर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणुओं पर। हम लोग जानते हैं कि विषाणुओं पर कोई भी कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब हम लोग को क्वेश्चन के दृष्टिकोण से पता ये भी चल गया है कि कोशिका सिद्धांत की खोज श्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देते हैं कि श्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, परंतु विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस। वायरस पे लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? ऑप्शन ए पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन बी एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन सी रक्त का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन डी कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए थे। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कोशिका की खोज किसने की थी, खोज से डायरेक्ट पूछे या न पूछे कि जीवित या मृत, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस प्रकार का सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका और केंद्रक झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्णीय, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी उल्ब, ऑप्शन डी फुफ्फुसीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्व जनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ देखिए ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश में कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया है और वहाँ अभी हम लोग क्वेश्चन हिंदी में ही पढ़ के आगे बढ़ गए हैं।
तो अब यहाँ पे देखना है कि इसी प्रकार से सारे एग्जामिनेशन में क्या करता है कि वह इंग्लिश हिंदी में लिख देता है, मतलब कि इंग्लिश में ही लिख देता है एग्जाम, मतलब कि दोनों तरफ इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो हिंदी मीडियम वाले लोगों को थोड़ा सा परेशानी होता है। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो हिंदी और जो इंग्लिश जिसको दोनों समझ में आता है उसके लिए ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आता है वे सिर्फ टर्मिनोलॉजी को याद कर ले। टर्मिनोलॉजी का जो चैप्टर हम करवाए हैं उसको पूरा याद कर ले, देखिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो फटाक से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लास्ट, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का ही हिंदी क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म का ही हिंदी क्या होता है? कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो फिल इन द ब्लैंक्स जो में मौजूद होता है। कहाँ और कहाँ के बीच मौजूद होता है? देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, सारा क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। आप लोग देखिए सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न घुमा दिया है, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख दिया कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो किसके किसके बीच में मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए केंद्रक और कोशिकांगों के बीच, ऑप्शन बी वसाओं और ऊतकों के बीच, ऑप्शन सी तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, ऑप्शन डी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण, किसके कमी के कारण? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डी प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन बी साइटोलिसिस, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन डी। ठीक है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस या हिंदी में जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस या हिंदी में जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन एकदम किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोग किए हैं। इसके फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिकांग, ऑप्शन सी स्नायु कोशिका, ऑप्शन डी चिकनी पेशी कोशिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन
माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ऑप्शन ए टेलोफेज का, ऑप्शन बी प्रोफेज का, ऑप्शन सी मेटाफेज का, ऑप्शन डी एनाफेज का। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेटाफेज का। ठीक है, ऑप्शन सी मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फटाफट बताइए कि स्वतंत्र जीव जो है, स्वतंत्र अस्तित्व के सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म होगा, सॉरी सूक्ष्म नहीं होगा, सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी रिक्तियां, ऑप्शन डी जीव द्रव्य। तो हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेल कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं भाई। तो इसका सही आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए। इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? ऑप्शन ए गोल्जी कॉई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी राजधानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? फटाफट बताइए कि किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं। फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? राइबोसोम क्या बनाता है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि राइबोसोम क्या बनाता है। राइबोसोम बनाते हैं क्या? वसा, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। ऑप्शन ए जी.जे. मेंडल ने, ऑप्शन बी जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने। ठीक है, पुरकिंजे साहब ने। बोलता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य के जीवन का भौतिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। इनमें से कौन है जो कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है? वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। ठीक है, यह क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? गुणसूत्र, नाभिक, लक्षण, वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वंश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप बताइए। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है बताइए फटाफट, क्या इसको बोलते हैं? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, ये क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल यही होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? फटाफट बताइए कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑक्सीजन, क्योंकि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व ही पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कितना परसेंट? 65% पाया जाता है ऑक्सीजन। और अन्य तत्व जैसे कार्बन, कार्बन कितना पाया जाता है? 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, इनमें से कौन है जो प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए एंटीबॉडी, ऑप्शन बी इनमें से सभी, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन को क्या कहते हैं? फटाफट बतलाइए। दूध में जो प्रोटीन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, इसका थिंक टैंक यही है पूछने का। तो इसको क्या बोलते हैं? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, केसिन दूध का प्रोटीन होता है। ठीक है, केसिन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है या गाय के दूध में लगभग 80% तथा मानव में 20% पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अनुवांशिकी से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है अनुवांशिकी से क्वेश्चन है, आप लोग को बतलाना है। ठीक है, आंसर बतलाना है इसका। ठीक है, ये भी चैप्टर हम लोग पूरा विस्तार रूप से पढ़े हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिन सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। इन धागों का गुणसूत्र, इन्हीं धागों को गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, तथा 2 अन्य गुणसूत्रों को लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, तथा 2 बाद वाला जो 2 रहता है, 2 अन्य गुणसूत्रों को लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा विस्तार के साथ हो रहा है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन किसकी गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? फटाफट बतलाइए कि जीन किनके गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? जीन किनके गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए गुणसूत्रों, ऑप्शन बी युग्मकों, ऑप्शन सी हार्मोनों, ऑप्शन डी एंजाइमों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्मोनों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी एंजाइम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबे पौधे। देखिए आनुवंशिक का चैप्टर है एक लंबे पौधे कैपिटल टी और एक छोटे पौधे जिसमें स्मॉल टी के बीच संस्करण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति मतलब फर्स्ट पीढ़ी के सभी पौधे के लंबे होने के क्या कारण है। फटाफट बतलाइए कि लंबा होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत विस्तार से पढ़े हैं, लेकिन आप ये बताइए कि लंबा होने का कारण क्या है, वही क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए क्योंकि पौधे की लंबाई टी द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी क्योंकि पौधे की लंबाई केवल आई द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन सी क्योंकि पौधे की लंबाई टी और आई द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल आई द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ पे जो आई जो है ना, उसको आई नहीं स्मॉल टी मान लीजिए, ठीक है, उसको स्मॉल टी लेके चलिए, जो लिखा हुआ है ना उसको स्मॉल टी लेके चलिए। तो कारण के परिणाम स्वरूप इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्योंकि पौधों की लंबाई केवल 1 द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब समझे, 1 द्वारा, जिसको 1 बोला जा रहा है ना, वो केवल होगा कि कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, इसके लिए T1 संतति में मतलब प्रथम पीढ़ी में सभी बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, या सभी पौधे लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबे से ही है, यहाँ पे बड़े नहीं लंबे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें लिंग गुणसूत्रों सेक्स क्रोमोसोम का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। फटाफट बताइए कि किसमें गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। ऑप्शन ए मानव मादाओं में, ऑप्शन बी सर्पों में, ऑप्शन सी स्टारफिशों में, ऑप्शन डी मानव नरों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मानव मादाओं में। ठीक है, ऑप्शन ए बोलता है मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो कभी भी पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का वन युग्म होता है तथा वाई में तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, और पुरुष में यह जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार के एक्स देता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। प्रातः स्त्रियों में XX तथा वाई पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। फटाफट बताइए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग इस प्रकार का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि समान मानव गुणसूत्र में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में क्या होते हैं। ऑप्शन ए 46 गुणसूत्र, ऑप्शन बी 44 गुणसूत्र, ऑप्शन सी 23 गुणसूत्र, ऑप्शन डी 22 गुणसूत्र। तो बोलता है इस प्रकार, इस प्रश्न का सही आंसर 44 गुणसूत्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 44 गुणसूत्र। बोलता है मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जबकि जनन कोशिकाओं में 23 होते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं तथा हमारे आनुवांशिक, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। ठीक है, नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है। जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है। ऑप्शन ए ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं।
ऑप्शन बी ये डीएनए का खंड है। ऑप्शन सी प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। ऑप्शन डी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन आगे पीछे बढ़ गया। चलिए ठीक है, आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? ऑप्शन ए ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी ये डीएनए के खंड हैं। ऑप्शन सी प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। ऑप्शन डी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ठीक है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों के कारण। ऑप्शन बी शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के कारण। ऑप्शन सी शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों और माता पिता की आहार संबंधी आदतों के स्वरूप। ऑप्शन डी डिंब में मौजूद गुणसूत्रों के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित चित्र एक एकल जीव के प्रजनन क्रिया और मामूली विभिन्नताओं वाले एक संतति को दर्शाता है। अंतर का क्या कारण हो सकता है? फटाफट बताइए, अंतर का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। ऑप्शन बी आरएनए निर्माण में त्रुटियां। ऑप्शन सी प्रोटीन निर्माण में त्रुटियां। ऑप्शन डी जीन का अभिक्रियाशील होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ऑप्शन बी उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे। ऑप्शन सी उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया। ऑप्शन डी उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले व्यक्ति जीवों की गणना की। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? फटाफट बताइए कि इनमें से कौन है जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं या उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए जर्म कोशिकाएं। ऑप्शन बी ऑटोसोम। ऑप्शन सी एलोसोम्स। ऑप्शन डी पीलियोट्रॉफिक जीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोसोम्स कैसे होता है वो थोड़ा सा देख ले क्या, छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से ये किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? ऑप्शन ए मटर के पौधों की लंबाई। ऑप्शन बी बीज की आकृति। ऑप्शन सी पत्तों की आकृति। ऑप्शन डी फूलों के रंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्तों की आकृति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। ठीक है,
ऑप्शन ए, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक हार्मोन्स के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है। प्रत्येक हार्मोन्स के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फटाफट बताना, गलत कथन को चुनना है, ठीक है। ऑप्शन ए, प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। ऑप्शन सी, युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, मतलब दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। ऑप्शन डी, जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट बताइए क्या होगा? सॉरी, इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ऑप्शन सी, जिनके संबंध में सत्य कथन इस प्रकार है। क्या है? सत्य कथन, बाकी इसके अलावा सभी सत्य कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, आरंभ में पौधों पर निषेचन किया गया और उसके बाद स्वनिषेचन। ऑप्शन बी, केवल स्वनिषेचन किया गया था। ऑप्शन सी, आरंभ में पौधों का स्वनिषेचन किया गया और उसके बाद निषेचन किया गया था। और ऑप्शन डी, केवल निषेचन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरंभ में पौधों पर निषेचन किया गया। ठीक है, आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था और उसके बाद स्वनिषेचन किया गया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब देखिए ये एकदम थ्योरी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। 247 नंबर 248 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या प्रेत मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की समान संख्या को बहाल कर देती है। वंशगति की इस तरह की प्रणाली को इनमें से किस प्रकार से वर्णित किया गया है? फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट दीजिए। मेंडल के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन बी, जातियों में उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन सी, जीवों का जाति उत्धवन के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन डी, गुणसूत्र संख्या में भिन्नता के परिणाम स्वरूप। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न में कोई दम नहीं है, फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? एकदम डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाक से ऑप्शन ए, उद्यान मटर की। ठीक है, उद्यान मटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर संकरण विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2। ठीक है, एक संकरण दो विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। ठीक है,
एक संकरण दो विभिन्न संस्करने की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। ठीक है, इस प्रकार आज का क्लास हमारा यहीं तक है। ठीक है, धन्यवाद।